हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर जो 2019 का है। तो उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री 2019 का जो पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द पॉइंट 2-3 1 एंड 3-1 2 एज डायमीटर। तो आप देखिए क्या ये डायमीटर फॉर्म है? बिल्कुल है भाई, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली है कि डायमीटर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 प्लस z-z1 इंटू z-z2 इक्वल टू क्या होता है? 0। अब देखिए 2-3 और 1 को हम x1 y1 z1 कहेंगे और 3-1 2 को हम कहेंगे x2 y2 और z2। अब हमारे पास डायमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है। अब इस डायमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन में हम x1 x2 y1 y2 z1 और z2 की वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू को रखने के बाद हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन? x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11 इक्वल टू 0, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी स्फीयर की डायमीटर फॉर्म में। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्किल x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 एंड द पॉइंट 1 2 3। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आपको इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दी है और थ्रू द सर्किल दी है, तो यानी कि आपको दो सर्कल दिए हैं। एक सर्कल है आपका S1 और दूसरा सर्कल है आपका क्या? S2। तो ऐसी इक्वेशन स्फीयर की जो पास होती है सर्कल से, उसकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब देखिए यानी कि आप S1 क्या हो जाएगा आपका बेटा? ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस 9 हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो भाई हम S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 में हम S1 और S2 की वैल्यू को रख देंगे। अब ये क्या कहते हैं कि ये जो स्फीयर है ये पास होता है 1 2 और 3 से। तो ऑब्वियसली है कि अगर ये पास होगा तो हम x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह क्या रख देंगे बेटा? 3 रख देंगे। जब हम x y और z की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? -1/3। अब जो ये लैम्डा की वैल्यू आई है -1/3, ये हम इक्वेशन नंबर कहाँ पर रख देंगे? 1 पर रख देंगे। तो देखिए हमने लैम्डा की वैल्यू -1/3 यहाँ पर रख दी है इक्वेशन नंबर 1 पे। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 27 और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2x माइनस 3y माइनस 4z और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 22 इक्वल टू कितना? 0। तो देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं जहाँ पर मैंने आपको यूनिट वाइज चैप्टर्स को पढ़ाया है बेटा, ठीक है। तो देखिए आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ये कहता है कि सो दैट द लाइन x/l इज इक्वल टू y/m इज इक्वल टू z/n वेयर 2l² प्लस 3m² माइनस 5n² इक्वल टू 0 इज द जनरेटर ऑफ द कोन 2x² प्लस 3y² माइनस 5z² इक्वल टू 0। तो बेटा हमको करना क्या है? देखिए अब अगर हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि क्या कहते हैं कि 2l² प्लस 3m² माइनस 3n² इक्वल टू 0 जनरेटर है कोन का, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन है लाइन की, ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x y और z की वैल्यू निकालेंगे। इस x y और z की वैल्यू को हम कोन की इक्वेशन में रख देंगे। अगर हमें क्या आ जाएगा? अगर कोन की इक्वेशन में रखने पर
किसकी वैल्यू रख रहे हैं हम कौन की इक्वेशन में, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को रखने पर अगर हमें जनरेटर की इक्वेशन निकल जाती है तो हमारा ये क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन की वो दे रखी है एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू एल आर, वाई की वैल्यू एम आर और जेड की वैल्यू एन आर रखी, ठीक है ना। अब क्योंकि ये कोण पे लाई करता है तो ये कोण जो है हमारे पास यहाँ पर हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख देंगे। कोण की इक्वेशन है हमारे पास 2x² + 3y² - 5z² इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखी। अच्छा, रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, 2l² + 3m² - n² इक्वल टू 0। और यही तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, जनरेटर दे रखा है जो हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये लिख देंगे कि लाइन x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एल इज द जनरेटर ऑफ द कोन। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो आप लोगों को पढ़ाया है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो देखिए 2019 का 4th क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इन्वेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² - 2x + 4z इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स 1 1 और 1। अब देखो बेटा, अगर सबसे पहले इन्वेलपिंग कोन को निकालने से पहले हमको क्या निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी होती है जो वर्टेक्स से पास होती है। देखो अगर कोई भी इन्वेलपिंग कोन का अगर आपका क्या आता है क्वेश्चन आता है तो करने की अप्रोच फिर से बार बार कहूँगा कि एक ही होती है। तो सबसे पहले इन्वेलपिंग कोन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है जो वर्टेक्स से पास की जाती होती है। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, 1 1 और 1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - x1 है यहाँ पर 1 x, ठीक है ना, y1 है 1 और z1 है 1। तो क्या आ जाएगी, x - 1 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई - 1 अपॉन एम इज इक्वल टू जेड - 1 अपॉन एन। अब इसको मान लेते हैं हम r के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से x y और z की वैल्यू निकल जाएंगी जो है LR + 1 MR + 1 और NR + 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y और z, इसको हम कहाँ रख देंगे बेटा, स्फीयर की इक्वेशन पे रख देंगे। आई बात समझ में। अब स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है वो है x² + y² + z² - 2x + 4z इक्वल टू 1 है। यहाँ पर हम x y और z की वैल्यू रख देंगे। इस वैल्यू को रखने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो आएगी r में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो क्या आई है, r² l² + m² + n² + r 2m + 6n + 4 इक्वल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन आर। सिलेंडर में भी सेम हमने यही काम किया था अगर आपको याद है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पर क्या है, b² की वैल्यू क्या है, मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, 2m + 6n। तो b² की वैल्यू जाएगी 2m + 6n का होल स्क्वायर -4 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, l² + m² + n² और c की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2m + 6n का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 l² + m² + n² आ गया, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से देखो एलिमिनेट करना है। इस इक्वेशन 1 से हमको l m और n को एलिमिनेट करना है। अब इसको एलिमिनेट कहाँ से करेंगे हम, इसको एलिमिनेट करेंगे हम ये वाली इक्वेशन से, x - 1 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई - 1 अपॉन एम इज इक्वल टू जेड - 1 अपॉन एन से हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। तो l की वैल्यू कितनी होगी, x - 1, ये प्रोपोर्शन होते हैं ना एक दूसरे के, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं y - 1 इज इक्वल टू m और z - 1 इक्वल टू n। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पे हम m l m और n की वैल्यू रख देंगे। अब l m और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x y और z में आ जाएंगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इन्वेलपिंग कोन आ जाएगी, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूँ, इन्वेलपिंग कोन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है जो वर्टेक्स से पास होती है। वहाँ से हम x y और z की वैल्यू निकालते हैं। इस x y और z की वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं बेटा, स्फीयर की इक्वेशन में रखते हैं। अब स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास r के टर्म पे आएगी, अगर आप k रखोगे तो k के टर्म पे आएगी। अब यहाँ पे हमने r के टर्म पे रखी है तो ये इक्वेशन हमारे किसके टर्म पे आ गई, r के टर्म पे आ गई जो क्या है क्वाड्रेटिक है r में, ठीक है। फिर यहाँ से हमने b² - 4ac निकाला। अब b² - 4ac निकालने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वहाँ से l m और n को हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने निकाली थी उसका यूज करेंगे। यहाँ से l m और n की वैल्यू निकालेंगे,
ठीक है ना। और वही क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी इन्वेलपिंग कोन की। क्लियर है बात। तो आई बात आप लोगों के समझ में, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब ये क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। आपको सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है विच इंटरसेक्ट द कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अब देखिए ये किसकी ये क्या है बेटा आपका, अब आप देखो क्या ये प्लेन की इक्वेशन है या नहीं है या नहीं है, बिल्कुल है। हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब देखिए क्योंकि जनरेटर क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी सिलेंडर की उसमें एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट वहाँ पर नहीं होगा। फिर से सुन लो मैं क्या बात कहना जा रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर दिया है हु जनरेटर आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपनी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वहाँ पर एक्स को एलिमिनेट करना होगा। और उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर जो प्लेन की इक्वेशन है सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी वाई और जेड के टर्म पे। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन आता पैरेलल टू जेड एक्सिस तो प्लेन की इक्वेशन से हम जेड की वैल्यू निकालते, या अगर आता पैरेलल टू द वाई एक्सिस तो प्लेन की इक्वेशन से हम किसको निकालते, वाई को निकालते। अब क्योंकि यहाँ पर जनरेटर है पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, तो सबसे पहले प्लेन को पकड़ो। तो ये प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ले लो, ये आएगी पी माइनस एम वाई माइनस एन जेड अपॉन एल आएगी। अब वाई एक्स मैंने कहा कि वाई एक्स की वैल्यू तो समझ गए, एक्स की वैल्यू क्यों निकालने है, क्योंकि ये पैरेलल है बेटा। ठीक है ना जनरेटर। क्लियर है बात। अब ये जो x की वैल्यू आई है आपकी वो हम रख देंगे कहाँ पर, इस कर्व की इक्वेशन पर रख देंगे जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो बेटा यहाँ से देखो क्योंकि पैरेलल था किसके, एक्स एक्सिस के, तो देखो इस पूरी इक्वेशन में क्या हो गया बेटा, ये एक्स क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, सिलेंडर की आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये देखो अब हमने x की वैल्यू यहाँ पर इस कर्व में रख के इस कर्व में पुट कर दी है। अब देखो उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करने के बाद ठीक है ना, मैंने अच्छे से सॉल्व किया है, यहाँ पर आप लोग देख लो। अब ये सॉल्व करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी वही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी किसकी, सिलेंडर की। क्लियर है बात। तो देख लो बेटा पैटर्न पकड़ के चलना है। देखो कुमाऊं यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चंस एक पैटर्न्स पे बेस्ड रहते हैं। ठीक है ना। अब जब मैं आपको अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा 2021 का, आप देखेंगे कि वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ वैल्यूज़ पे चेंज हुए हैं। तो क्वेश्चन करने की अप्रोच को आपने अपने दिमाग में एक बार सेट कर लेना है, इस बात को याद रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर को बढ़ते हैं। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल पढ़ाया है, न्यूमेरिकल भी मैंने इसके कराए हैं आपको। तो ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच पासेस थ्रू द सर्किल, ये दे रखा है आपको। ठीक है ना। और ये इक्वेशन प्लेन की है। ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है बेटा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। इसको देखते हुए आप देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट -1 है और जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गए, इस प्लेन के क्या हो गए बेटा, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। उसके बाद हम क्या करते थे, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद हम क्या करते थे, इस सिलेंडर में एक पॉइंट हम क्या लेते थे, अल्फा बीटा गामा लेते थे। आई बात समझ में। तो इसका मतलब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हम मेरे पास मान लो कोई एक सिलेंडर है, अगर मान लो मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट पी क्या ले लिया, अल्फा बीटा और क्या ले लिया बेटा, गामा ले लिया। क्लियर है। तो क्या मैं यहाँ से जनरेटर की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या होती है जनरेटर की इक्वेशन, ये होती है एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन क्या होती है, सी होती है। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन से तो हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए और हमने क्या लिया, इस सिलेंडर में एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा लिया। तो जहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकाल दी, क्या हुई, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए की जगह 1 दैट इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी की जगह -1 दैट इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी यानी कि 1। अब मैं इसको आर के बराबर ले लूँगा। देखो
आई बात समझ में। तो यहाँ से अल्फा बी सॉरी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब आप खुद ही दिमाग लगा लो, इस एक्स वाई और जेड की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे बेटा, सर्कल की इक्वेशन में रख देंगे, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब ये पॉइंट जो है, अब बात ये है कि अब यहाँ पर सर्किल के साथ साथ आपको प्लेन भी दिया है, तो ये जो आपके एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हैं ये आपको आपकी सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी साथ साथ क्या करेंगी, ये प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड प्लेन। सर्कल ये है और प्लेन ये है, तो रख दो एक्स की जगह आर प्लस अल्फा, वाई की जगह बी क्या कहते हैं बीटा माइनस आर, और जेड की जगह क्या रख देंगे आप, आर प्लस गामा रख देंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, दैट इज इक्वल टू 2 रख देंगे। और इसी तरीके से जो आपकी प्लेन की इक्वेशन है, एक्स की जगह आर प्लस गामा, वाई की जगह रख देंगे आप बीटा माइनस आर, और जेड की जगह रख देंगे आर प्लस गामा। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एक को ए और दूसरे को क्या ले लेंगे हम, बी ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक काम और करेंगे, जो इक्वेशन नंबर बी है यहाँ देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा और आर प्लस आर कितना हो जाएगा 3r इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लूँगा, जो आ जाएगी 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा अपॉन 3 आ जाएगी। अब इस आर की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे, सॉरी मतलब ए पे रख देंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करने के बाद जो ये इक्वेशन आएगी हमारी, खुद ही देखो आप किस में आ रही है बेटा, ये अल्फ़ा बीटा और गामा में आ रही है। सॉल्व करने के बाद जो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड रख देंगे, तो वही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की। देखो बेटा अब ध्यान से देखो, अगर कभी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का कोई क्वेश्चन आता है जो किसी सर्किल और कर्व से पास होता है, यानी कि प्लेन से पास होता है, तो आप क्या करो, प्लेन की इक्वेशन से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करो, जनरेटर की इक्वेशन निकालो, ठीक है ना। यानी कि सिलेंडर में एक पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा लो, और वहाँ से जनरेटर की इक्वेशन ले लो, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी। इसको आप आर की इक्वल ले लो, फिर आपके पास एक्स वाई और किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आप उसे सर्किल की इक्वेशन में भी रखो और प्लेन की इक्वेशन में भी रखो। प्लेन की इक्वेशन से फिर आप क्या करो, आर की वैल्यू निकालो, और उस आर की वैल्यू को कहाँ रख दो आप, इक्वेशन नंबर ए पर रख दो, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन आएगी आपकी, ये किस में आएगी बेटा, आपकी अल्फ़ा बीटा और गामा में आएगी। अब उस अल्फ़ा की जगह आप क्या रख दो, एक्स रख दो, बीटा की जगह वाई रख दो और गामा की जगह जेड रख दो, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप इस काम को कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा पाऊँ, रिविजन करा पाऊँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आप याद करो, क्योंकि अब ये यूनिट कंप्लीट कराना बड़ा मुश्किल है, या तो रिवीजन ही होगा या फिर आपका क्या कहते हैं कॉनिकॉइड ही होगा, ठीक है ना। मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर किया था। तो देखिए अब हालांकि है बहुत आसान, ठीक है ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार पूछा गया है, अब करने की अप्रोच तो वैसे ही है। तो चलो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड। अब ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट 1 1 0। तो बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई एक कॉनिकॉइड है, कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कॉनिकॉइड, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन to the conicoid passing through x1 y1 z1 is a x1 plus b y1 plus c z1 इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कॉनिकॉइड दे रखा है, ठीक है ना, और आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, तो एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 और जेड स्क्वायर की जगह क्या रख दो आप, z1 रख दो। तो भाई कितना आसान सा है भाई। अब आपको खुद ही देखो इक्वेशन क्या दे रखी है कॉनिकॉइड की, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2 इक्वल टू 0 दे रखी है। अब देखो तो ऑब्वियसली है, तो अब आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x1 कितना है 1, y1 है 1 और z1 कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है यार, अब आपको क्या दे रखी है, कॉनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है 3x² - 5y² + z² + 2 इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, आप खुद ही देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 3x(x1) - 5y(y1) + z(z1) + 2 इक्वल टू 0। अब x1 की जगह 1 है, y1 की जगह 1 है और z1 की जगह z की जगह कितना है 0 है, तो रख दो बेटा, वैल्यू रख दो। तो अब जब x1 की जगह 1, y1 की जगह 1, z1 की जगह 0 रखा आपने, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई आपकी 3x - 5y + 2 इक्वल टू क्या आ गई 0। अब देखिए कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा, ये पक्की बात है, ठीक है ना। तो देखते हैं आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये तो आप वैसे खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज एक्सिस इज OZ। OZ का मतलब क्या है, ये Z एक्सिस में है, ठीक है ना। Z एक्सिस में है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस आएंगी, ठीक है ना, वहाँ पर Z की वैल्यू हम 0 रखेंगे जब हम कार्टेशियन इक्वेशन लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज एक्सिस इज OZ एंड रेडियस इज 2। अब आपको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, फिर पोलर कोऑर्डिनेट में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, जो क्या कहते हैं, जिसका एक्सेस क्या होता है Z एक्सेस, तो वहाँ पर Z की वैल्यू 0 होती है। तो जो इक्वेशन आती है वो आती है x² + y² इक्वल टू r²। तो भाई r की जगह 2 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका x² + y² इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म किस फॉर्म में होती है बेटा, r, की होती है ना। तो भाई x को हम क्या लेते थे r cos थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा है आप लोगों ने, और y को हम क्या लेते हैं r sin थीटा। तो अब देखो यहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे x² की जगह r² cos² थीटा और y² की जगह r² sin² थीटा और दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी आ गई पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, और सिलेंड्रिकल फॉर्म में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं आपके r, थीटा और z। अब यहाँ पर z तो 0 है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको x² + y² इक्वल टू 4 है, तो आप वैल्यू रख दोगे x की और y की। अब क्या कर लो बेटा, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया दोनों जगह cos² थीटा से, आप चाहो तो sin² थीटा से कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर cos² थीटा + sin² थीटा की वैल्यू क्या हो गई है बेटा 1 हो गई है। तो क्या बच गया आपके पास r² इक्वल टू 4। अब ये cos² थीटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं sec² थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में 4 के साथ क्या चला गया है cos² थीटा। तो क्या आ गया आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म r² इक्वल टू 4 sec² थीटा cos² थीटा आ गया बेटा, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपने करना है। तो देखिए बेटा, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं 8 क्वेश्चन करवाए हैं, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। 2 या 3 क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, शायद मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, मैं आपको उनको अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आपका अच्छे तरीके से क्या भी हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।